रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है ना? यस सर। ओके ठीक है। ओके सर, फिर से एक बार गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अच्छा अच्छा देखो, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो हुआ था, है ना? आयन था लास्ट क्लास में, मुझे याद है। आयन, हम लोग कॉस्टिंग, कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, याद है तुझे? हाँ सर। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में मेनली हम लोग जानते हैं ना, जो भी मेन मेन एरिया है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल्ली बेस्ड ऑन, सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर अगर बेसिक लेवल में बात किया जाए डिमांड सप्लाई, फिर डिमांड सप्लाई के अंदर भी थोड़ा और डिटेल्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ सर, एकदम स्टार्टिंग में पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, ये सब तो है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में ये सब करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन, देन कॉस्ट। पॉइंट इज दैट कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन सबसे ज़रूरी है। ये सर नो, मतलब कोई भी बिजनेस करो, आप किसी भी तरह का बिजनेस करो, विदाउट प्रोडक्शन आप बिजनेस कर सकते हो? हाँ विश्वजीत बोल। बिना प्रोडक्शन का किस चीज़ का बिजनेस करेगा? मतलब अगर गुड्स का बिजनेस हो, सर्विस भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब सर्विस का प्रोडक्शन दिखता नहीं है, वो तो नॉलेज के आधार पे है, बट वो भी एक प्रोडक्शन है ना। जैसे मानो कि कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई अगर प्रैक्टिसिंग टीचर है, कोई अगर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, वो भी तो अपना नॉलेज प्रोड्यूस करता है। तो ये अलग बात की सर्विस को पकड़ के रखना मुश्किल है, सर्विस स्टोर नहीं होता, गुड स्टोर होता है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट अल्टीमेटली आपको प्रोड्यूस तो करना होगा, यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। बिना प्रोडक्शन का आप दुनिया में कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते, आपको प्रोड्यूस तो करना ही होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आप प्रोडक्शन तो कर लोगे, प्रोडक्शन आप कोशिश करके मेहनत करके आप प्रोडक्शन कर लोगे, बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज दैट सर उसका कॉस्टिंग का क्या करोगे? मतलब आपका सर्विस या आपका प्रोडक्ट आप कितने दाम में बेचोगे? क्या आप बात समझ रहे हो सर? आपका सर्विस या आपका प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप नेस्ले कंपनी हो तो आप मैगी पैकेट बना रहे हो, आप और भी नेस्ले का बहुत सारे एफएमसीजी गुड्स बोलते हैं सर, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। नेस्ले का नाम तो सुने होंगे आप लोग? हाँ सर। यस सर। नेस्ले कंपनी के बारे में आप जरूर सुने होंगे। नेस्ले कहाँ का कंपनी है जानते हो? न्यूजीलैंड। नहीं सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है करेंटली। नेस्ले इंडिया जो है ये इंडिया में बिजनेस करता है, बट दिस इज बेसिकली स्विस मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया में नेस्ले इंडिया के नाम से है और काफ़ी पुराना है इंडिया में, बहुत पहले से 1959 से इंडिया में चल रहा है सर। ठीक है, तो ये इसका बहुत सारा बिजनेस है, इसका बहुत सारा का प्रोडक्ट का बिजनेस है, स्पेशली एफएमसीजी गुड्स में आपको जैसे बोल रहा था, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये नेस्ले इतना वैराइटीज़ ऑफ गुड्स बनाते हैं, हाँ इतना वैराइटीज़ ऑफ गुड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या नहीं है इसका, सोया, टी, मिल्क, मिल्क पाउडर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, इस तरह का इसको बोलते हैं सर, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। आप सोचो कि आपका फर्स्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, या फिर आप स्विस इस तरह का नेस्ले में या आईटीसी, हाँ नेस्ले जैसा और भी कंपनी है, आईटीसी है, एचयूएल है, नाम सुने हो सर? हाँ यस सर। हाँ, ये सब बहुत सारा कंपनी है। हाँ सर बोलो, कोई कुछ बोला? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर इज आल्सो नॉट इंडियन कंपनी, दिस इज एकदम टोटली इंडियन कंपनी सर। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, बट ये पीएनजी होता है ना सर? हाँ पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाँ वेरी गुड सर। आईटीसी इज देयर। फिर जैसे कि बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी एक बहुत अच्छा कंपनी है सर, ये भी प्रोडक्शंस में ये सब करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये तो टोटली फास्ट मूविंग में है। आईटीसी आजकल फास्ट मूविंग में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है मोस्ट प्रोबेबली, इसका मेन बिजनेस है एंग्लो डच कंपनी। ये इंडिया में करेंटली है, बट इसका ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान यूनिलीवर दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली यूरोपियन कंपनी है सर, जो इंडिया में एकदम, पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली यूनिलीवर ग्रुप का नाम है यूनिलीवर। ठीक है, ग्लास इज एक्विजिशन ऑफ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इंडिया बिजनेस 3.8 बिलियन में खरीदा था,
तो बहुत सारा ये सब कॉन्सेप्ट होगा, ये सब मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ रहे हो ना। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट को लेके बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसका कॉस्टिंग को ठीक ठाक करना है, और उसका कॉस्टिंग डिसीजंस आपका इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। इवन कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट एक एरिया है, इसके ऊपर डिपेंड करके इंडिया में इवन वर्ल्ड वाइड में कुछ इंस्टीट्यूट भी बन गया है। ठीक है, जैसे इंडिया में सर कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम अगर मैं बोलूँ पार्लियामेंट एक्ट में, तो ICMAI, जो लोग आप लोगों में से कोई कोई है जो CA में दोनों करता है सर, ठीक है, ICMAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा ही पढ़ाई है, बट दे आर स्पेसिफिकली कॉस्ट ओरिएंटेड, मतलब इनका मेन फोकस एरिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका कॉस्टिंग एरिया को देखने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को देखने के लिए ICMAI को या ICAI, मतलब ये भी ICMAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेंटली, पहले CWA के नाम से जाना जाता था सर। ये तो इंडिया में है, ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है करेंटली, बट और भी कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है अगर आप लोगों ने नाम सुना। सर कि क्यों बता रहे हो? सर मैं आपको कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कितना वाइटल है। एक है सर सीमा लंदन, ये भी शायद आप लोगों ने नाम सुना, सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये लंदन का, यूरोप का, स्पेशली लंदन का बोल सकता हूँ, या फिर जहाँ जहाँ यूनाइटेड किंगडम का अभी भी, यूके का जहाँ जहाँ अभी भी मतलब बेस है, स्पेशली जिस जिस एरिया में यूके का कॉलोनी था वो सभी कंट्रीज में ये चलता है, और करेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉस्टिंग बॉडी में से एक है सर सीमा। ठीक है, इसका भी नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। इवन अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टिंग के साथ सीमा का कनेक्शंस भी है, जो कॉस्टिंग पास करेगा उसका सीमा का भी डिग्री मिल जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी, मतलब इसका भी हो सकता है सर। मतलब ये बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग का बात है इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए इसका कनेक्शन है। और एक है वर्ल्ड का वन ऑफ द बिग, दैट इज CMA USA भी एक है सर। ठीक है, इसके साथ भी इंडिया का कनेक्शन हुआ है, CMA USA, ये भी एक अलग ही कॉस्टिंग के ऊपर बना हुआ है। तो कॉस्टिंग इतना वाइटल है कि कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करके इंस्टीट्यूट बना जा रहा है, बिकॉज वो अकाउंट्स का एक अलग ही पार्ट को संभालते हैं जो बिजनेस का एक बहुत बड़ा वाइटल डिसीजन लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको देख सकता हूँ, ये मैंने थोड़ा जापान का बुलेट ट्रेन में देख रहा था। जापान का बुलेट ट्रेन, इसके ऊपर एक बेसिकली कॉस्टिंग का एक प्रोजेक्ट मैं बहुत दिन पहले किया था। ठीक है, इसलिए मुझे याद आ गया कि मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताता हूँ। ये देख सकते हो आप, इसका जो स्पीड है ना सर, ये करीब 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है। ठीक है, इसका एक्चुअल नाम है, जापान बुलेट ट्रेन का नाम है सर शिंकानसेन। ठीक है, शिंकानसेन ये इसका नेटवर्क है। बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब किसी एरिया में ट्रेन चलता है, चाहे बुलेट ट्रेन बनाओ या फिर नॉर्मल अपने इंडिया जैसा जो ट्रेन है, आपको उसका कॉस्टिंग वगैरह ठीक करना पड़ता है, क्या उसके में सीट्स कैपेसिटीज रहेगा, चाहे वो ट्रेन का बिजनेस करो, बस का बिजनेस करो, टिकट का फेयर कितना होना चाहिए, ताकि जाके बिजनेस जो ट्रांसपोर्टिंग है, मतलब बुलेट ट्रेन का हो या फिर बस का हो या जो भी उसका, या भी जो लोग ट्रांसपोर्टर है वो कॉस्टिंग ही करता रहता है। बेसिकली वो लोग कॉस्टिंग ही करता रहता है। ठीक है, टिकट का फेयर, बेस फेयर, सिंकासिन सप्लीमेंट, आप लोग चाहो तो बाद में देख सकते हो। ये देखो सर, सीट रिजर्वेशन फी 320, 520, 720 and depending on whether it is low season, regular season or high season respectively. Additional supplement 100 to 620 and depending on distance traveled. ठीक है, इसका पूरा मतलब मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि एवरीथिंग इज वेरी, मतलब कॉस्टिंग के ऊपर बहुत कुछ है सर। कॉस्टिंग के ऊपर बहुत कुछ है कि एक कंपनी प्रॉफिट करेगा, उसका कॉस्टिंग जितना प्रॉपर रहेगा, उसका कॉस्ट जितना ठीक ठाक रहेगा, वो बिजनेस अपने आप को मार्केट में उतना अच्छे से बना पाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं लास्ट क्लास में भी बोला था थोड़ा बहुत, आज भी फिर से मैं बोला ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ, और कुछ मेरा इरादा नहीं है। आप लोग चाहो तो अपने मर्जी से रिसर्च वगैरह चालू कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोगों ने ये पढ़ लिया था सर, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस। मैं थोड़ा सा रिप्लाई कर एक बार रिपीट कर दूं। कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। आधा से ज्यादा बिजनेस तो सर कॉस्टिंग को प्रॉपर करके ही चला लेता है सर। अगर आप अपना प्रोडक्ट का दाम सही रखते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस मार्केट में ना, मतलब क्या बोलूँ सर, पॉपुलैरिटी का एक अलग ही लेवल छू सकता है। अगर देखो सर, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम लोग कॉस्टिंग को लेके बात करें कि अगर आप कॉस्टिंग मेंटेन करके अपना प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज कर पाते हो ना सर, लॉस मेकिंग करके तो बिजनेस नहीं कर सकते ना। हाँ सर, क्या बिजनेस को, लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं चल सकता। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे बोलने से, ज़्यादा प्रॉफिट लगा देंगे, लेकिन क्या मेरा बिजनेस चलेगा? से फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है,
आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है बोल के क्या आप कुछ भी दाम लगा दोगे? हाँ सर, प्लीज टेल मी। गुड क्वालिटी नो सर। प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कुछ भी दाम उसमें डिसाइड कर लोगे। आप बोलोगे नहीं मेरा प्रोडक्ट तो मैं मतलब से फॉर एग्जांपल उसका मार्केट में दाम होना चाहिए 50, लेकिन आपका कहना है नहीं मैं तो 10 गुना ज्यादा दाम में बेचूंगा। कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग रन में आपको टिकना है ना अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लाइफ लॉन्ग के लिए चले या फिर एक बार चालू हो तो कभी खत्म ना हो, ऐसा कॉन्सेप्ट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। কিন্তু মোনোপলি হলে এটা করা যাবে না, हाँ, যে মোনোপলি বিজনেস হয়। ऑब्वियसली देखो मोनोपोली बिजनेस में भी कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, बट मोनोपोली में क्या है ना कि आज मोनोपोली है बट कल नहीं रहेगा। नॉर्मली देखो इंडिया में मोनोपोली बिजनेस क्या है, जो गवर्नमेंट के हाथ में है। जो इंडिया का अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं वो मोनोपोली है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी बिजनेस का प्रोडक्ट में कुछ भी दाम नहीं लगा सकता, बिकॉज उसको पता है कि उसका मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल सकते हो जो इंडिया में मोनोपोली एकदम प्योर मोनोपोली करता है करेंटली? जल्दी बोलो। प्योर मोनोपोली है उसका, किसी दूसरे का हाथ ही नहीं है। স্যার রেলওয়ে। इंडियन रेलवे सर, वेरी गुड सर। इंडियन रेलवे इसका प्योर मोनोपोली है अपने बिजनेस पे। इसका कुछ पार्ट प्राइवेटाइज के बारे में बात कर रहा था ताकि और फैसिलिटीज को बढ़ा पाए, इस तरह से वो बात चल रहा था। कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया प्राइवेटाइज करना चाहता है ताकि सिस्टम को डेवलप कर पाए। अभी भी इंडियन रेलवे बहुत पुराने दिनों में है। जापान कहाँ निकल गया सर? जापान तो मतलब क्या बोले सर, जापान के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हम लोग। आप देख सकते हो कि जापान का ट्रेन देखो और इंडिया का ट्रेन देखो, बहुत अंतर हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि थोड़ा प्राइवेटाइज पैटर्न इसके अंदर आ जाए, बिकॉज हमारे देश में गवर्नमेंट लेवल में तो प्रॉब्लम है ना, गवर्नमेंट लेवल में ज़्यादा इनोवेशंस करना मुश्किल है। इसलिए इंडियन रेलवेज चाहता है कि थोड़ा प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट आए इसके अंदर, लेकिन वही मुश्किल है कि देखते हैं। अब यहाँ इंडिया में तो जानते हो ना सर, कुछ भी बोलो एक तो होगा एक कुछ और लोग बोलेगा कुछ और, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो जो भी हो, लेकिन फिर भी इंडियन रेल बहुत डेवलप किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है सर, लेकिन और डेवलपमेंट चाहिए। तो चलो सर वो तो आगे आगे हो जाएगा, एज पर दी सिचुएशंस होगा। बट पॉइंट इज दैट कि रेलवे में इसका मोनोपोली है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इवन कश्मीर में भी हम लोग रेल लेके पहुंच गए सर, इंडिया कश्मीर में भी रेल लेके पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इवन कश्मीर का अनंतनाग तक रेल लाइन हो गया है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट हाईएस्ट लेवल में सर। जहां पर एक चीज आप लोग, आई डोंट नो आप लोग समझते कि नहीं समझते, कोई भी जगह देश के अंदर हो सकता है, आप पूरा दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर आप किसी जगह को रेल से कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, रेल को ना लाइफलाइन माना जाता है। रेल का बात हुआ तो मैं आपको दो बात जरूर कर दूं कि कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका मोनो, जैसे गवर्नमेंट लेवल में मोनोपोली रहेगा तो वो बेसिकली उसका मतलब उसको देखना पड़ेगा सर्विस हो कि नहीं। जैसे नॉर्मली अगर भारत को आप देखो ना, ये जो मेन लैंड भारत है, मतलब मेन लैंड मतलब सारा का सारा भारत ही मेन लैंड है, बट जो स्पेशली आपका प्लेन लैंड है, ठीक है, मतलब जो समतल एरिया है, उसमें ट्रेन चलाना बड़ा आसान है। स्पेशल प्रॉब्लम होता है सर नॉर्थ ईस्ट के साथ। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में कनेक्शन हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से एक ब्रिज निकला है, जो आपका ये सिलीगुड़ी से निकल के इस एरिया से एक बहुत बड़ा ब्रिज आसाम होके, ठीक है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। करीब 15 किलोमीटर का एक रेल ब्रिज बना है, बहुत बड़ा। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम इसका, मोस्ट प्रॉब्ली बॉगी बिल ब्रिज, मोस्ट प्रॉब्ली। बहुत बड़ा, तो ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना जरूरी था। अब शायद आप बोलोगे सर कितना जरूरी क्यों है? सर अगर किसी एरिया को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, अगर किसी एरिया को, ये बहुत बड़ा ब्रिज है सर, बहुत लंबा बॉगी बिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है। ये देख सकते हो आप, टोटल लेंथ कितना है, करीब 4940 मीटर। आप समझ सकते हो इतना बड़ा ब्रिज, 4940 मीटर का ब्रिज बना है, ठीक है, मतलब सिर्फ रिवर के ऊपर, उसके अलावा और भी एरियाज होगा। तो ये जितना ब्रिजेस बनेगा, रेल का कनेक्टिविटी बढ़ेगा ना, वो देश का कंट्रोल में रहेगा। जैसे कश्मीर का सबसे बड़ा इशू क्या है कि जैसे चाइना तिब्बत तक रेल लेके आ गया है, तिब्बत तक रेल लेके आ गया है, तो भारत को भी कश्मीर तक रेल लेके जाना चाहिए था। जो जगह जितना ज्यादा डेवलपमेंट के पास आ जाएगा ना, वो जगह उतना कंट्रोल में आ जाएगा। वहां पर वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा। ठीक जिस तरह से चाइना तिब्बत को एक्वायर तो कर लिया, अब तिब्बत में डेवलपमेंट के लिए भी वो कर रहा है जबरदस्त। ऐसे चाइना थोड़ा सी मतलब अलग ही दिमाग का है, लेकिन रेल तो ला दिया ना तिब्बत में,
अब क्या है ना, वो जगह आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, कश्मीर तो हमेशा भारत का है, मतलब अगर आप 5000 साल का पुराना हिस्ट्री खोल लो, भारत का ही रहा है। लेकिन वही कुछ दूसरा प्रॉब्लम के कारण अगर कश्मीर भारत से जाने का बात चल रहा है, जो पीओके जैसे गया है, अगर भारत का रेल लाइन पीओके तक एस्टेब्लिश हो जाता ना, तो इजी कम्युनिकेट हो जाता और वो एरिया भी कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि डेवलपमेंट के नाम पे जो भारत रेल करता है। ठीक है सर, चलो कॉस्ट में आ जाते हैं फिर से। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रेल था नहीं, लेकिन वो बुलेट ट्रेन और इसका बात आया तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि रेल कनेक्टिविटी जितना जोड़ोगे, देश आपका उतना कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, देश का जनता कंट्रोल में रहेंगे। दैट्स वाई मैंने थोड़ा बोल दिया आप लोगों को। सर बहुत बड़ा बात है, आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि नहीं शायद, थोड़ा और बड़े होके समझो, लेकिन इट्स रियली ट्रू। जैसे नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए रेल का कनेक्टिविटी बहुत जरूरी था, अभी भी नहीं हुआ है सर। ऐसे बहुत सारा जगह है नॉर्थ के साथ, अभी भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा मैं अभी। कश्मीर का तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, इतना बड़ा पहाड़ी में रेल के लिए टेक्नोलॉजी वो अलग ही लेवल का चाहिए। लेकिन जो बात तू कर रहा था ना स्नेहाशीष, कि मोनोपोली बिजनेस हो तो सर क्या होगा। सर मोनोपोली बिजनेस में जैसे अगर देखो प्राइवेटाइज मोनोपोली हो ना, तो कुछ भी दाम लग सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। अगर प्राइवेटाइज्ड सिस्टम है तो प्रॉब्लम है सर। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर आ जाए तो फिर वो मोनोपोली खराब हो जाएगा। कॉम्पिटिटर आ जाने से ये प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। तो जो भी हो, कॉस्टिंग इज अ बिग थिंग। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सर। अच्छा, बेसिकली कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है सर? कॉस्ट डिपेंड करता है आउटपुट पे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे, एंड अदर रेलिवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। इट इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शंस। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जैसे कि आप लोगों को पता है सर एक चीज़, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शंस में अगर मैं बात करूं, तो एक सिंपल बात मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलेंगे सर? किसी भी चीज को दुनिया में बना लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बनेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। दुनिया में कुछ भी बनाओ, वेरी गुड विश्वजीत, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर चाहिए। इसके बिना तो कुछ नहीं बनेगा। अब जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए वही आपका कॉस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है। जमीन लोगे तो उसके लिए रेंट भरोगे, है ना? लैंड मतलब इकोनॉमिक्स में लैंड मतलब नॉट ओनली जस्ट जमीन दिखता है। एक छोटा सा धर्मतला में, जैसे न्यू मार्केट या धर्मतला में एक छोटा सा दीवार भी अगर किसी को मिलता है ना सर, जिसके ऊपर वो हैंगर टंगा के अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो भी उसके लिए जमीन है। यू अंडरस्टैंड सर? जमीन का मतलब इकोनॉमिक्स में आसमान भी जमीन है और समुंदर भी जमीन है। अब लोगों को मैंने बोला था शायद प्रोडक्शन के क्लास में, जो लोग प्रोडक्शन किया था, जो नहीं किया वो बाद में करेगा सर। लेकिन मैं आपको जो बोलना चाह रहा था इन इकोनॉमिक्स, जैसे मैं न्यू मार्केट में लेके चलता हूँ 2 मिनट के लिए। न्यू मार्केट कोलकाता में चलते हैं सर। न्यू मार्केट एरिया कोलकाता का बड़ा ही फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन है सर। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये देख रहे हो सर, ये जो ये रास्ते के ऊपर एक दीवार, मतलब एक छोटा सा आपको टंगाने का जगह मिलता है, ये भी आपके लिए जमीन है, बिकॉज इसी के अंदर लोग लाखों का बिजनेस कर लेता है। तो इन इकोनॉमिक्स जमीन का मतलब बहुत ब्रॉड है। मतलब हम लोग जमीन बोलने से सिर्फ समझ में आता है कि एग्रीकल्चरल लैंड या फिर जहां पर घर बनाएंगे उसका लैंड, बट इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स बहुत सारा चीज है। इसका रेंट होता है सर, इसका रेंट है ऑब्वियसली। तो इकोनॉमी में रेंट का मतलब, जमीन का मतलब बहुत ब्रॉड लेवल में यूज किया जाता है। समुंदर भी जमीन है, एवरीथिंग। ठीक है, देख सकते हो छोटा छोटा एरिया में लोग लाखों लाखों मतलब लैक्स ऑफ रुपीज का बिजनेस कर लेता है। ये कोई भी शहर में करता है। मैं बस आपको कोलकाता में न्यू मार्केट दिखाया, मुंबई में जाओ, जावेरी बाजार में जाओ, वो और भी भीड़ का एरिया है। ठीक है, दादर में जाओ, बहुत अच्छा है सर, मैं एक बार घूम के आया था। बैंड्रा में जाओ, सीरियसली मतलब इतना छोटा सा एरिया में क्या बिजनेस नहीं कर लेता। तो सर कहना क्या चाहते हो सर? कहना एकदम सिंपल बात कहना चाहते हैं सर, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको यूज करने के लिए आपको लैंड के लिए रेंट देना है, लेबर को वेजेस देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है। कौन देगा? बिजनेस देगा। कौन देगा सर? सब कुछ बिजनेस के एंगल से सोचो। ठीक है, सब कुछ बिजनेस के एंगल से सोचो। तो लैंड चाहिए तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर चाहिए तो, अगर खुद लेबर देंगे तो
खुद लेबर दोगे तो खुद को ही वेजेस दोगे और क्या। अगर किसी लेबर को हायर करोगे तो उसको देना पड़ेगा। कैपिटल अपने से किसी पड़ोसी से लेके दोगे तो भी सूद देना पड़ेगा, और अगर बैंक से लेके दोगे तो भी सूद देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर मतलब आप जो इतना मेहनत से दिमाग लगाए हो तो बदले में आपको प्रॉफिट भी तो करना है, तो वो प्रॉफिट भी तो आप लेके ही छोड़ोगे ना। बिना प्रॉफिट का कौन एंटरप्रेन्योर बिजनेस करेगा। हाँ सर, सोशल एंटरप्रेन्योर भी प्रॉफिट ही ढूंढता है, और बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस, एक चीज याद रखना सर, चाहे वो बिजनेस मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है, एनपीओ या एनजीओ जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, बट अगर फंड एक्स्ट्रा ना हो तो कोई बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ सकता। कोई भी बिजनेस, चाहे आप सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनो, आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए। मतलब 100 का प्रोडक्ट 120 में बेचो तो 20 रुपया रहता है, और यही प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है। अब इसमें से आप कितना इंटरेस्ट भरोगे, कितना वेजेस दोगे और कितना रेंट पे लगाओगे, दिस इज फुल्ली अप टू यू, बट विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। आप लोग बता दो सर, सर्वाइव कर सकता है क्या बिना प्रॉफिट का? नो सर। नो सर। इट्स नॉट पॉसिबल सर, प्रॉफिट करना ही है सर, ये प्रॉफिट करना ही है। अब चलो सर, मैं आपको जो जिस पॉइंट में हम लोग एकदम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे आज, जैसे ये टीएफसी टीवीसी टीसी जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे प्लीज एक बार कर लिया करो, मैं शेयर कर दूंगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब डिस्कशंस हम लोग लास्ट क्लास में किए थे सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है, आप लोग एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, मजा आ जाएगा। सर एक कॉन्सेप्ट है सर एवरेज फिक्स कॉस्ट का। सर व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ पॉइंट में डिस्कस करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, एवरेज टोटल कॉस्ट में, एंड ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट में। सर ये सब कॉस्ट क्या है जिनका लास्ट क्लास में से थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा बट कनेक्ट हो जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। आउटपुट मतलब सर जितना प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे दैट इज आउटपुट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको एक्चुअली पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, बेसिकली क्वांटिटी से मतलब जितना आउटपुट निकलेगा उससे डिवाइड करो तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा। अगर मैं सिंपल इसको कहने का कोशिश करूं तो सपोज मानो कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? हाँ सर, बुलेट ट्रेन तो सर्विस देता है, वो भी बना सकते हो, क्लोथ बना सकते हो। चलो सर अभी वैक्सीन का टाइम पे वैक्सीन बना लो। हाँ सर, लैबोरेटरी जो बिजनेस करते हैं सर वो लोग वैक्सीन बनाते हैं ना, चलो सर वैक्सीन बनाते हैं। अगर मेरे को वैक्सीन बनाने में खर्चा हो गया सर 10 लाख का, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, और आपने टोटल 10 लाख तो 1 लाख वैक्सीन आपने बनाया, टोटल कॉस्ट 10 लाख है, टोटल कॉस्ट 10 लाख है, और 1 लाख वैक्सीन आपने बनाया, तो कितना करके खर्चा हुआ सर पर वैक्सीन? 10। हाँ 10 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो इसके बारे में मैं और डिटेल्स में आपको आगे बताता हूं। तो जनरल शेप ऑफ द एएफसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एज एएफसी कैन नॉट बी जीरो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता सर, जिसमें फिक्स कॉस्ट आएगा ना वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनाने में आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, जैसे कि दुकान का रेंट देना, लेबर को वेजेस देना, ये तो देना ही पड़ेगा, बिना ये सब दे के आप बिजनेस में प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो जो फिक्स्ड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो इसलिए बोलते हैं सर फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट इज नॉट यू शेप, ये एग्जैक्टली यू शेप नहीं होता। दिस कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला इन द सेंस कि सर हाफ सर्कल टाइप का, ठीक है, वो जॉ टाइप का देखने में होता है, उसको बोलते हैं सर बंगाली में बोलते हैं ओधिवृत्तो, मतलब टोटल सर्कल टाइप नहीं होता, आधा आके रह जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको बंगाली में थोड़ा बोलूं, मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा समझ आ जाएगा। ये देख रहे हैं सर, ये पहले थोड़ा सा राउंड शेप बन रहा था, ठीक है, फिर लगा कि जैसे बाकी अगर आप एबीसी और एटीसी को देखो, ये ऐसा होके ऐसा बन रहा है, यू की तरह जा रहा है। अगर आप एबीसी को भी देखो, ये भी थोड़ा यू टाइप पे बना है, बट एएफसी को अगर आप देखो ना, ये यू बन रहा था बट बना नहीं, और धीरे धीरे ना कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये पहले ज्यादा था, फिर एक राउंड शेप ले रहा था यू शेप, बट हुआ नहीं, पर धीरे धीरे लोअर सेगमेंट में आ गया, बट कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो मतलब दिस, एकदम ग्राउंड लेवल को जीरो बोलते हैं सर,
दिस पॉइंट में, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, जीरो से ऊपर ही रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज फिक्स कॉस्ट किसी भी बिजनेस का कभी भी जीरो लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता, बिकॉज मिनिमम कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा ना सर। बोलो, लॉजिक समझो, मिनिमम कॉस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, रहेगा। रहेगा ना, सिंपल बात है। अयन समझ में आ रहा है ना बाबू? स्नेहाशीष? यस सर। तो इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखो। कुछ देर बाद हम लोग कुछ टेबल सॉल्व करेंगे। टेबल क्यों सर? वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल ग्राफ जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि टीएफसी बाई क्यू मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट जितना आएगा बिजनेस पे, उसको अगर नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर लेंगे तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा। और इसका एक कैरेक्टर फिलहाल याद रखो, एएफसी कैनॉट बी जीरो। एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है सर, किसी भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, वो जीरो कैसे हो सकता? अगर वो फिक्स्ड है तो वो जीरो कैसे हो सकता? इट इज नॉट यू शेप, ये कभी भी यू शेप नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो जैसे कि ऊपर से आ रहा था ना, मतलब आपने देखा भी कि वो थोड़ा सा इस तरह का देखने में हो जाता है। तो पहले उसका रेट जो है वो हाई रहेगा, लेकिन फिर धीरे 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 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये है एएफसी का कैरेक्टर। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर? ये अलग अलग टाइप का होता है, मैं आगे आगे आपको और बताऊंगा। लास्ट क्लास में अलग अलग कॉस्ट के बारे में भी बात मैंने किया था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सर फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या फर्क है? सर फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क ये है कि जैसे मैं अगर आपको सिंपल बोलूं, सर आप लोग इंडियन रेल को देखे थे, आप जापान के ट्रेन को भी देखे थे, है ना सर? अब इंडियन रेल को भी देखा, अब जापान के ट्रेन को भी देखा। सर ये रेल लाइन जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये जो रेल लाइन बना हुआ है जिसके ऊपर से ये लाइन चल रहा है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, दिस इज फिक्स्ड और वेरिएबल? रेल लाइन तो फिक्स। रेल लाइन फिक्स्ड है सर। अब इसमें डेली कितना ट्रेन चलेगा, इसमें डेली कितना ट्रेन चलेगा, उस ट्रेन का चलने का एक खर्चा है सर। एक ट्रेन इधर से उधर जाएगा डेली लेवल पे, एक्सपेंस तो है ना। तो डेली कितना ट्रेन आना Yes, जाना sir. करेगा, उस पर कितना लोग चढ़ेगा, ठीक है, उस ट्रेन में लोगों को जो सर्विस देना है उसके लिए कितना खर्चा होगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, इतना इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पे कितना खर्चा होगा। ये डे टू डे चेंज होगा कि फिक्स्ड रहेगा? चेंज होगा। चेंज होगा। है ना सर? तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कोई भी बिजनेस का एक फिक्स कॉस्ट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई में थोड़ा सा रेल लेवल में बता दिया, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, बट मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल था सर, कि ऐसे मानो कि आपके दुकान में, आपके दुकान में डेली, ठीक है, चलो उबेर से एग्जांपल लेते हैं सर। ओला उबेर तो जानते हो ना सर? उबेर जिसका गाड़ी है, वो गाड़ी, उबेर में जो गाड़ी लिया वो, ठीक है, चलो उबेर का कार देखते हैं। उबेर, ये उबेर जो लोग लिया है, से फॉर एग्जांपल ये कार, सपोज आप नहीं लिया, विश्वजीत लेगा उबेर में कार? सर पहले सोचता, Yes, अभी sir. ऐसा कुछ, हाँ ले लेगा, अच्छा ठीक है ले ले। अच्छा, उबेर में ये गाड़ी जो है तुम लोन पे लिया, ठीक है, अब तुम इसका इंटरेस्ट भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, अब भरने दो, लेकिन आपका ईएमआई फिक्स भरना पड़ेगा ना सर, मैंडेटरी है हर महीना का। लेकिन ये गाड़ी का जो डेली तेल का खर्चा है, कितना डेली ये ट्रिप लगाएगा, मैं उबर वाले से मैंने बहुत बार बात किया कि कितना ट्रिप लगाना पड़ता है, तो कोई बोलता है डिपेंड करता है। कोई कोई उबर वाले सोचते हैं कि मुझे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप मिले लेकिन ज़्यादा ट्रिप मिले, कोई कोई सोचता है कि नहीं मुझे लंबा ट्रिप मिले, मैं कम ट्रिप में भी मेरा काम हो जाएगा। लंबा ट्रिप में भी वो कोई कोई खुश होता है, कोई कोई शॉर्ट ट्रिप में भी खुश होता है। आई डोंट नो उनका क्या लॉजिक है, बिकॉज जो बिजनेस करता है वो मेरे से ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, मार्जिन का कुछ बात होगा सर, कि शॉर्ट ट्रिप मिले तो ज़्यादा मिले और लंबा ट्रिप मिले तो कम ही मिले, लेकिन लंबा लंबा मिले। ठीक है, मतलब एकदम एयरपोर्ट से टॉलीगंज तक, टॉलीगंज से सोनारपुर तक, एयरपोर्ट से सोनारपुर, बारुईपुर, बारासात, मतलब हावड़ा बारासात, बड़ा बड़ा रूट मिले तो फिर वो अच्छा रहता है उनके लिए। और शॉर्ट ट्रिप मिले तो 3 4 5 किलोमीटर के अंदर अगर वो 15 ट्रिप करे तो उसका अच्छा होता है। लेकिन सवाल ये है सर, डेली कितना ट्रिप आएगा ये फिक्स्ड है क्या? No, sir. नो सर।
ट्रिप फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड। डेली ट्रिप फिक्स नहीं है। अब डेली ट्रिप जब फिक्स्ड नहीं है तो फिर वो वैरी कर जाएगा ना, तो उसके लिए जो आपका पेट्रोल का खर्चा हो या डीजल का खर्चा हो वो भी तो वैरी कर जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली। सिमिलर पॉइंट में आप रेल में भी सोच सकते हो, आप बुलेट ट्रेन में भी सोच सकते हो, आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच लो, बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। ठीक है, जितना अब बड़ी फैक्ट्रीज में अगर आप देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का फैक्ट्री देख लो, आईटीसी का फैक्ट्री देख लो, जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा उसको अगर आप आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट का वेरिएबिलिटी पता चलेगा। तो टीबीसी बाई क्यू से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट का विल फर्स्ट फॉल। ये एवरेज कॉस्ट का आपका कैरेक्टर क्या है, ये पहले फॉल करेगा, देन रीच मिनिमम, फिर उसका मिनिमम में जाएगा एंड देन फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। इट हैज यू शेप। इसका शेप जो होता है ना सर, यू शेप होता है। मैं आपको आगे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, लेकिन दिखाने का क्या जरूरत है, आप खुद भी देख सकते हो। लुक एट हियर, ये बहुत मतलब इसका शेप देख रहे हो सर, अगर लंबा चलता जाए तो ये थोड़ा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यू शेप है, स्टार्टिंग में हायर रहेगा, फिर मिनिमम में पहुंचा, फिर धीरे धीरे रीच किया। मतलब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले हाई रहता है, फिर लोअर में पहुंचते हैं, फिर उठना चालू करता है। सर ऐसा क्यों होता है? वेट सर वेट, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले जान तो ले क्या है, पहचान कौन हो जाए पहले, ये पहचान कौन हो रहा है, ये कौन सा कॉस्ट क्या है, ये पहले जान लेते हैं, फिर रीजंस भी समझेंगे, डोंट वरी। ओके, अच्छा सर एवरेज टोटल कॉस्ट बता दो। सर एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट मतलब जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होगा। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, जिसमें टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। उसको जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कब पहले फॉल करेगा, फिर अपने मिनिमम में जाएगा एंड फिर राइज करेगा, मतलब सेम टू सेम। एटीसी का भी यूसेफ ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, ये प्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बोला था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, प्रोडक्शंस का क्लास जिनने नहीं किया बाद में बोलूंगा मैं उनको फिर से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? स्नेहाशीष या आयन, विश्वजीत, कोई भी बताओ मुझे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का स्पेशलिटी क्या है? Sir, law of variable proportion है, as the quantity of variable factor is increased, is in combination with a fixed quantity, with a given quantity of fixed factors, marginal product of the variable factor eventually declines. माने total product first increases at an increasing rate, but eventually it will increase at a decreasing rate. हाँ, मेरी एक स्पेशल एरिया मिस कर गया। जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट থাকা উচিত। फैक्टर्स जितना सारा फैक्टर्स है, एटलीस्ट सम फैक्टर्स रिमेन। हाँ ওটাই তো বললাম যে the increase the quantity of variable factor with a given quantity of fixed factor. अच्छा, विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ बोल ली, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बेसिकली सही बोला तूने। दैट मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या हुआ सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में एक्चुअली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस है। कोई भी बिजनेस जब शॉर्ट रन में चलता है, फ्यू फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एंड फ्यू फैक्टर्स वेरिएबल, एटलीस्ट ऑल फैक्टर्स। लेकिन लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर्स वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएगा, बट शॉर्ट रन में एटलीस्ट फ्यू फैक्टर फिक्स्ड रहेगा और बाकी वेरिएबल हो सकता है। इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है मन्नन, देख मन्नन को थोड़ा दिक्कत होगा Yes, बिकॉज sir. प्रीवियस एक दो क्लास मिस है, इसलिए ये प्रोडक्शन से क्लास अगर हो जाए ना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो समझ में आ जाएगा। देख अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मन्नन तू कांथी में, नहीं कांथी नहीं, एग्रा में ना, मन्नन तेरा घर Yes, sir. एग्रा में एक शॉप ओपन कर, शोरूम ओपन करेगा, चल मान ले कि शोरूम हम्म। ओपन कर रहा है, ठीक है। चलो सर एग्रा घूम के आते हैं। सर एग्रा कहाँ है? दीघा के पास। एग्रा दीघा के पास है, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट टाउन इन ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। एग्रा बड़ा शहर है सर, आई नो। एग्रा में बिजनेस बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल लैंड है। तो एग्रा में एक ये देख सकते हो आप, दीघा के पास ही है, समझ रहे हैं ना। दीघा कितना किलोमीटर है रे मन्नन? हमारा इधर से कम 25। 25? तेरे तेरे घर से और सामने।
जी। एग्रा टाउन से थोड़ा दूर पड़ता है दीघा। यस। हाँ मतलब हार्डली 50 किलोमीटर्स मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली जो भी हो। तो एग्रा में एक दुकान ओपन करेगा मन्नान, ओके मन्नान, तो तू एग्रा में दुकान Yes, sir. ओपन कर, ठीक है। तो उसके लिए तू मुझे एक चीज बता कि तेरा दुकान का जो रेंट है फर्स्ट ईयर में, क्या दुकान का रेंट 1 साल के अंदर बदल जाएगा? नहीं सर। दो ना, सिंपल बात है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स रहेगा, ठीक है, जैसे कि रेंट फिक्स रहेगा, लेकिन तेरे दुकान में लेबर चेंजेस हो सकता है। मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि पहले 1 लेबर था, अभी बोल रहे नहीं अभी 2 लेबर रखेंगे, फिर बोल रहे नहीं 3 लेबर रखेंगे। शॉर्ट रन मतलब 1 ईयर के अंदर। बैंक का इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन लेबर वेरिएबल हो सकता है। तो अपना प्रॉफिट भी चेंज करेगा ना, अगर 1 साल के अंदर ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज्यादा ही रखेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम ही रखना पड़ेगा। तो कुछ Yes, sir. फैक्टर्स तो तेरा वेरी करेगा, जैसे प्रॉफिट वेरी करेगा, वेजेस वेरी करेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी फिक्स रह सकता है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स्ड और कुछ फैक्टर वेरिएबल, ठीक है। और यही जो कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर वेरिएबल के कारण ही क्या होता है कि जो यू शेप होता है ना, ये वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण होता है। प्रोडक्शन वाला चैप्टर एक बार हम लोग कर लेंगे ना, जिन लोगों का नहीं हुआ है तो ये बात क्लियर हो जाएगा। मैं एक्चुअली इससे पहले प्रीवियस 2-3 क्लास में एक्चुअली वही सब बातें हुआ था, दैट्स वाई थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा जिनको मिसिंग Yes, है। yes, sir. ओके ठीक है, नो इशू, बाद में समझ में आ जाएगा सर। मार्जिनल कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, अच्छा फिलहाल इधर याद क्या रखना है, करेंटली इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी याद रखो सर, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी याद रखो। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला TC बाई क्यू, AFC प्लस AVC, बेसिकली टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम है AFC प्लस AVC, और उसको अगर आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट भी थोड़ा फॉर्मूला देख लिया जाए सर। सर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। सर एक चीज मुझे बताना सब कोई, कि अगर मेरा आउटपुट बदलेगा तो उसके हिसाब से, सपोज पहले मैं जितना आउटपुट निकालता था उससे ज्यादा आउटपुट निकालूंगा तो मेरा कॉस्ट मार्जिनल लेवल में कॉस्ट मेरा चेंज होगा। ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं सर मार्जिनल कॉन्सेप्ट? याद है वो जो लोग स्टार्टिंग क्लासेस में थे सर? हाँ सर, यूटिलिटी से ना? हाँ बोलो। law of game. हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहे हैं? DMA तो वो तारपরে DMU, हाँ लॉ ऑफ DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी से चालू हुआ, फिर प्रोडक्शंस में भी इसका आवाज आया होगा, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में हम लोग इसको क्या नाम से देखे थे, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एंड नाउ कॉस्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा सर, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल बात अगर करें, मार्जिन का मतलब होता है कि चेंजेस, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला ही देखूं यहाँ पर, आपको एक क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और मार्जिनल टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, डेल्टा का मतलब क्या है सर? डेल्टा मीन्स चेंज, सबको दिक्कत नहीं होगा, किसी किसी को हो सकता है। डेल्टा मीन्स चेंज सर, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। डेल्टा को यूज किया जाता है मैथ्स में, आप लोग जानते हो, एक्चुअली ये डेरिवेटिव से आया है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। न्यू चेंज मतलब कुछ भी नया आने को चेंज को डिराइव बोलते हैं। कुछ भी समथिंग न्यू जनरेट जब होता है दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव। अब उस डेरिवेटिव को डिनोट करने का मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है dy dx का, ठीक है, dy dx का। वहां पर एक्चुअली ग्रीक वर्ड में उसको डेल्टा से डिनोट किया गया ग्रीक मैथ्स में, इसलिए डेल्टा का यूज को चेंज के साथ डिनोट किया जाता है। बस इतना जान के चलो, ज्यादा जरूरी अभी नहीं है, ठीक है। बाकी जब मैथ्स करोगे तब थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, ठीक है। ऐसे कोई dy dx वगैरह करना पसंद ही नहीं करता, बहुत कम लोग करना पसंद करता है। ओके, द MC कर्व इज आल्सो यूसेफ, फॉर एग्जांपल। अच्छा इस एग्जांपल को देखो, 15 यूनिट प्रोड्यूस्ड एट 200, मानन देख ये मैथ्स बड़ा सिंपल है। 15 यूनिट Yes, sir. प्रोड्यूस 15 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 200 में, 15 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 200 में, ठीक है। 15 यूनिट प्रोड्यूस एट ₹200 एंड 20 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट ₹250, ठीक है। 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे 200 पे एंड 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे 250 में।
स्नेहाशीष देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देखिए सर। एक चीज ओके, तो 15 यूनिट का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था? 200। अब आपका क्वांटिटी कितना बदल गया? 20। 15 से क्वांटिटी कितना बदला सर? 20। जब 15 यूनिट प्रोड्यूस करते थे विश्वजीत, कितना कॉस्ट आता था? 200। अब 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना कॉस्ट आ रहा है? 250। ठीक है, 250। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सर इतना बता दो मार्जिनल कॉस्ट कितना है। मतलब बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इन सिंपल बोला जाए ना, एक एक बूंद का कॉस्ट पूछ रहा है सर पर यूनिट लेवल में। तो इसके लिए आपको चेंज पता करना है पहले। तो पहले पता कर लो डेल्टा टीसी कितना हुआ। डेल्टा टीसी कितना हुआ? डेल्टा टीसी इन द सेंस चेंज इन टोटल कॉस्ट। सर पहले 250, मतलब यहाँ पर है ना माइनस को इग्नोर करना है सर, माइनस को इग्नोर करना है। 200 से 250 का चेंजेस, कितने का चेंजेस है? 50 50 50 का चेंजेस। और 20 से 15 का चेंजेस, 5 20 से 15 का चेंजेस 5। 5 ओके ठीक है, किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। ओके सर, 20 से 15 का चेंजेस 5। तो फिर आपको सवाल सिंपल पूछा गया था कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा? डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस कितना? 50 का, और टोटल यूनिट प्रोड्यूस में चेंजेस कितना? 5 का। तो 50/5 मतलब कितना हो गया सर? 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का आंसर। तो इस तरह का सवाल पूछते हैं सर, आपको ऐसे बता देगा कि पहले 15 यूनिट्स प्रोड्यूस होता था 200 में, अभी 20 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है 250 में। देन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट कितना है। इसका और भी थोड़ा लेवल ऑफ सम्स हो सकता है, लेकिन करेंटली आपको आइडिया जनरेट करने के लिए इतना जरूरी था। ठीक है, इस जो मटेरियल से हम लोग पढ़ रहे हैं ना सर, इस मटेरियल के अंदर ना ईच एंड एवरी चैप्टर के नीचे ना आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा सर, 100 क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर ये सब क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर समझ में ना आए तो मुझे पूछे, इसका आंसर्स भी दिया हुआ है सर, विथ एनालिसिस आंसर्स भी दिया हुआ है। तो दैट्स माय रिकमेंडेशन कि प्लीज ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, आपका और आइडिया जनरेट बढ़ता जाएगा। जो लोग कर रहे हो बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे हो मैं उसको फिर से बोलूंगा कि चालू कर दो सर। আয়ন করিস কোশ্চেন্স গুলো ট্রাই করিস? স্যার স্টাডি ম্যাটার তো সব করেছি। এইগুলো করবি, এখানে স্টাডি ম্যাথে অত নেই, এখানে আরো অনেক আছে। এটা কি এটা? এটা আমি যেটা দিয়েছি দিইনি তোকে? হ্যাঁ আমার দেখতে হবে তাহলে, আমি স্টাডি দিয়েছি তো ম্যাটার গুলো সব শেষ করি। এটা হ্যাঁ, আমি চেক করব। এবারে চেক করে নিস, যদি না দিয়েছি তার একবার বলিস, আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এমসিকিউ কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ এমসিকিউ, সব এমসিকিউ যেরকম তোদের আসে। ওকে, হ্যাঁ সেটাই। যেরকম সিএ সিএমএ তে জিজ্ঞাসা করে ওরকমই আছে। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर ग्राफिकली पुट किया जाए, इसको अगर मैं ग्राफिकली पुट करूं तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो ग्राफ हम लोग बचपन से करते थे उसी ग्राफ से बनेगा। आप लोग ऑलरेडी सबका कैरेक्टर आप लोग जान गए ना सर, कि एक एक का कैरेक्टर क्या होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ना पुट करूंगा अभी। तो इधर मैं आउटपुट को पुट करता हूँ, इधर कॉस्ट को पुट करता हूँ। ठीक है, आउटपुट इधर दे देते हैं और इधर कॉस्ट को दे देते हैं। चलो सिंपल है। अब आउटपुट और कॉस्ट तो पुट कर दिए। 0 2 4 6 8 10 मान के चलते हैं, 10 यूनिट तक पुट करेंगे। ठीक है, 0 हो गया, 2 4 6 8 10, वेरी गुड। ठीक है, और कॉस्ट में कितना देना चाहिए? 0 4 8, या अपने मर्जी से कर सकते हो सर, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। 0 4 8 12 16 20, लेकिन एक हिसाब से 4 6 और कितना था? 4 6 और कितना था सर? 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। दिस इज फुल्ली अप टू यू। अब ये है आपका कॉस्ट, मतलब आपका जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। यस और नो? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, जब आपका ऐसे नॉर्मली क्या फील हुआ कि सर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ेगा, बट एग्जैक्टली ऐसा हमेशा नहीं होता है सर। आप बात को समझो। अब एक चीज देखो कि एक्चुअली क्या होता है ना, जो बड़े बड़े कंपनीज या फैक्ट्रीज होते हैं ना, या कोई भी बिजनेस, स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई रहेगा सर।
स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई रहेगा, फिर धीरे धीरे कॉस्ट कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? यस सर, अभी तो मैं वही तो प्रैक्टिकल बात अब करना है। इतना देर से तो बस पहचान कौन हो रहा था, अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि एक्चुअल क्या होता है बिजनेस में, कि कॉस्टिंग का रियल कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में करीब 10 के आसपास था। एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में करीब 10 के आसपास था, 8 और 12 के बीच में। फिर 2 यूनिट जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे आपका कॉस्ट हाई था, फिर धीरे धीरे आपका कॉस्ट कम होने लगा। मतलब इवन यूनिट प्रोड्यूस करने से पहले भी आपका फिक्स कॉस्ट हायर लेवल पे था। जब प्रोडक्शन चालू हुआ धीरे धीरे आपका कॉस्ट कम होने चालू हुआ, फिर धीरे धीरे ये और कम होने चालू हुआ। जीरो तो नहीं होगा पर जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। हम लोग भी उसी हिसाब से इसको ड्रॉ करते हैं। सर ऐसा क्यों, बताते हैं, रुको पहले ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, ये AFC हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखें, ये AFC था। अब ABC का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हायर रहेगा फिर थोड़ा मिनिमम होगा, पहले हायर रहेगा फिर थोड़ा मिनिमम होगा फिर हायर होना चालू करेगा। ठीक है, पहले हायर ही रहेगा, मतलब आसपास इसी के आसपास रहेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा मिनिमम रहेगा और फिर ये बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट इन दोनों का टोटल है, तो इसलिए इसके ऊपर ही रहेगा, देखने में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा टोटल है, मतलब ABC और AFC का टोटल है। ठीक है, मतलब ये अगर 12 है तो ये 8 है तो ये आसपास 20 में रहेगा। तो इसलिए बड़ा लॉजिकल है सर, ये 12 के आसपास है, ये भी 8-10 के आसपास है, 12 पहुंचा नहीं दोनों, तो हम लोग मान के चल रहे कि ये पहले हायर लेवल में रहेगा, फिर ये भी अपना लोअर में पहुंचेगा। ठीक है, फिर ये भी इस तरह का एक शेप लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ATC और एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर से कर दिया बट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात को समझो। एवरेज टोटल कॉस्ट, अब ये दोनों का जो समीशन है वो इस तरह का हुआ और सभी अपना अपना नेचर में हुआ। ठीक है, दोनों ATC का नेचर मतलब इसका नेचर और इसका नेचर सेम है ABC का, कि पहले हायर फिर अपना मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा, फिर अपने मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा और उसके बाद फिर ये अप होना चालू करेगा। इसका भी वही बात है कि पहले हायर फिर अपने मिनिमम पॉइंट और फिर अप होना चालू किया। ठीक है, तो ये ABC और ATC ऐसा क्यों होता है? और AFC, पहले मैं AFC के बारे में आपको बता दूं। सर एक फैक्ट्री का बात अगर मैं करूं, सर आप लोग न्यूज़पेपर फैक्ट्री देखे हो? अगर रियल में ना देखे टीवी में तो देखे हो। यस सर। यस सर। न्यूज़पेपर फैक्ट्री, सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं सर पेपर निकल रहा है। यस सर। यस सर। सर अचानक न्यूज़पेपर में क्यों पहुंच गए? सर इसलिए पहुंच गए बिकॉज न्यूज़पेपर का एक कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा फैक्ट्री है, मशीन को चलाने में कितना खर्चा आ सकता है? बहुत खर्चा आएगा सर। अब डिपेंड करता है कि इसका सर्कुलेशन कितना है, कितना लाख पेपर सर्कुलेट होता है, इस पे डिपेंड करता है। जिसका जितना सर्कुलेट होगा उसका कॉस्टिंग उतना कम आएगा पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट बेसिस पे उतना कॉस्ट कम आएगा स्टार्टिंग में कोई भी मशीन। ठीक है, जैसे आप लोग पता है कि AC जब स्टार्ट करते हैं, जितना कोई भी AC हो, मतलब एयर कंडीशन हो, जनरेटर हो, या फिर कोई भी बड़ा मशीन, स्टार्टिंग में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इवन पेट्रोल का भी अगर मैं बात करूं आपको, कि स्टार्टिंग के टाइम पे एक बाइक जितना पेट्रोल कंज्यूम करता है, स्टार्ट होने के बाद उसका पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाते हैं। क्या मैं सही बोला? यस सर, माइलेज बढ़ जाता है। यस सर। हाँ, जनरेटर के केस में भी आप जब जनरेटर स्टार्ट करते हो वो बहुत ज्यादा तेल लेता है, या पेट्रोल जिससे भी वो चलता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो भी हो, लेकिन जैसे एक बार स्टार्ट हो जाए ना, फिर उसका कंजम्पशन पर यूनिट बेसिस पे कम होना चालू हो जाता है। यस और नो? स्नेहाशीष, आयन, आप लोगों को बात समझ में आया सर? यस सर। हाँ, ये Yes, फैक्ट्री में yes. जितना पेपर बनता है, इस फैक्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में अगर इसका एक ही पेपर निकालता है इतना बड़ा मशीन चला के, बहुत हाई कॉस्ट आ जाता है उस पेपर का। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पेपर्स का अमाउंट, क्वांटिटी बढ़ता गया, मतलब इस पे क्या डिपेंड करेगा कि भाई कितना लोग, जैसे मानो कि आपको पता है सर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूज़पेपर, सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज़पेपर सेल होता है? सर टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ सर, अगर प्रोडक्शन मतलब रीडर वाइज देखा जाए कि, तो वर्ल्ड वाइड में आपको दिखाता हूँ न्यूज़पेपर। उस दिन मैं न्यूज़पेपर के ऊपर एक देख रहा था, न्यूज़पेपर बाय सर्कुलेशन इन इंडिया,
टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा है। नहीं सर, सॉरी, दैनिक जागरण हिंदी, दैनिक जागरण कानपुर हेडक्वार्टर है, सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन दैनिक जागरण का, फिर दैनिक भास्कर, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश में हाईएस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर मलयाला मनोरमा, ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी देख रहे हैं आप, ठीक है, 45 लाख, 36 लाख, 28 लाख, ठीक है। इवन दैनिक जागरण वर्ल्ड का भी मोस्ट प्रोबेबली सबसे हाईएस्ट में आता है, वर्ल्ड का भी। इट वाज दी, ये देखो सर, मैं यहाँ पर क्लिक किया, इट वाज दी 17 मोस्ट रीड इन दी वर्ल्ड। अच्छा, 17 मोस्ट रीड इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड 17 मोस्ट है। और टाइम्स ऑफ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया बाय सर्कुलेशन एंड लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेली इन वर्ल्ड। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग है इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, अमर उजाला सर बांग्ला में कुछ है, राजस्थान पत्रिका, ये तेलुगु, आनंद बाजार ऑब्वियसली इज हियर, आनंद बाजार 17th मोस्ट से सर, 17 नंबर में आता है, 10,46,607 में आता है। बंगाली न्यूज़पेपर में आनंद बाजार पत्रिका इज हियर, बट वो 10,46,607। बाकी मैक्सिमम अगर आप देखोगे, বর্তমানে এসছে, कहाँ বর্তমান हाईएस्ट, मतलब ये इंडिया का टॉप, এটা 2019 2020 তে বর্তমানে এসছে, 2020 তে বর্তমানে এসছে, मतलब টপ 20 তে, এটা ইন্ডিয়ার কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, মানে না 2019 তো, আমি 2020 কথা বলছি, কারেন্টে দেখলাম বর্তমানও আছে। अच्छा, हो सकता है, आई डोंट नो, बट পেপারে ये ছবি टॉप, দিয়েছিল। ताई टॉप 20। अच्छा, तो टॉप, ये है टॉप 20 सर। इसमें मेरा फेवरेट है, यहाँ पर एक पेपर है, ऐसे मैं नॉर्मली मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रीडर हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, हाँ, टेलीग्राफ टेलीग्राफ नहीं। नहीं है, टेलीग्राफ एक्चुअली आनंद बाजार पत्रिका का ही इंग्लिश वर्जन है। टेलीग्राफ का रीडर नॉर्मली वेस्ट बंगाल एंड सराउंडिंग कुछ स्टेट्स लाइक झारखंड एंड उड़ीसा जैसे कुछ स्टेट्स जहाँ पर बंगालीज है, वहाँ पर टेलीग्राफ चलता है ज़्यादा। अदरवाइज टेलीग्राफ का इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं है कंपैरेटिवली। मुझे बहुत पसंद है द हिंदू, ये पेपर का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। एक द हिंदू और दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन वो दोनों पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स है क्या इधर, हाँ ये भी है 15th में, न्यू दिल्ली बेस्ड है, और द हिंदू चेन्नई से आता है। ये दोनों पेपर का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, ओवरऑल बहुत सारा न्यूज़ मिलता है, बट हाँ एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सारा रहता है। बट कंटेंट वाइज मैं स्टूडेंट को नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, आपको अगर इंडिया के बारे में जानना है, आपको अगर देश के बारे में जानना है, स्पेशली जनरल नॉलेज बिल्डअप करना है, तो आई मस्ट रिकमेंड द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स। और कॉमर्स पेपर पढ़ना है तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो सर, जो एक्चुअली मैं तो पढ़ता हूँ सर इकोनॉमिक टाइम्स। आप लोग बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो। ओके चलो कोई बात नहीं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक चीज़, एक सवाल करना चाहूँगा सर, आप लोगों को पता है सर, ये पेपर्स एक एक न्यूज़पेपर्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, ध्यान से सुनना। कहाँ चला गया ये न्यूज़पेपर्स का इमेज? हाँ सर, एक एक पेपर का मैक्सिमम क्या प्राइस होता है, आप लोग ही बताओ मुझे। 3 रुपया 2 5 रुपया টাকা हाँ मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 5 टका, ठीक है। जैसे अब देखो बात समझो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ज्यादा पेपर रहता है या फिर आनंद बाजार का ज्यादा दाम रहता है, पेपर रहता है, पेपर किसका ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ पेपर्स? आनंद बाजार। नहीं सर, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेजेस बहुत ज्यादा रहता है, आनंद बाजार में एडवर्टाइजमेंट नहीं, नॉर्मली अगर हम नंबर ऑफ पेजेस काउंट करें ना डेली लेके, आनंद बाजार में इतना पेजेस नहीं होता। मैं बचपन से आनंद बाजार पढ़ता हूँ, और टाइम्स কলকাতা, টাইমস স্পোর্টস, অনেকগুলো সেকশন থাকে, बहुत सारा सेक्शन। हाँ बोल, आयन कुछ बोल रहा था। आनंद बाजार बेशी থাকে না, बेसी থাকে ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उतना सारा सेक्शंस कवर नहीं करता सर। तो बेसिकली मेरा कहने का एक सवाल है आप लोगों से, इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, बिजनेस रिलेटेड, कॉस्टिंग रिलेटेड। इसका पेपर इतना सारा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का दाम है 3 टका, 3 रुपीज। आनंद बाजार ज्यादा कम पेपर देता है, लेकिन दाम लेता है 5 टका। ठीक है, फिर भी मान ले रहा हूं मैं, लेकिन मेरा सवाल है सर, एक क्या बोलते हैं सर, A4 पेज, उसी का दाम मार्केट में आ जाता है 1 रुपी नॉर्मली। अच्छा चलो मैं मान के चलता हूँ, मतलब 50 पैसा भी अगर होगा, तो ये लोग इतना बड़ा बड़ा पेजेस इतना सारा देके 3 रुपीज का दाम कैसे ले सकता है? कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आया?
সেলস sir? ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा रहता है। पेज मैक्सिमाइज, সেলস ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য করে, सेल्स মানে मैक्सिमाइज। हाँ बोल। যত বেশি মানে যেমন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাবস্ক্রিপশন এত বেশি, তো ওরা 1-2 টাকা কম নিলেও ওদের টার্গেট সেলস থেকে বেশি হয়ে যাবে, তো এভাবে করে ডিমান্ড বাড়তে থাকবে ওটা। बेसिकली बहुत प्रॉफिट करता है, हाई फाई प्रॉफिटेबल। हाँ। बेनेट कोलेमन का है। दो रीजन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रीजन जो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि इतना सारा क्वांटिटी एक साथ में निकलता है इन लोगों का, ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम होता है, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पेपर का ही कॉस्ट देख लो, एक नॉर्मल में A4 पेज का क्या दाम है आपको बताता, आपको पता है, तो A4 पेज की इतना दाम है, तो फिर एक इतना सारा पेज देते हैं, उस पर इतना सारा प्रिंट है, फिर भी वो लोग 3 टका में कैसे दे देता है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि एक सवाल विश्वजीत बहुत अच्छा उठाया है सर, एडवर्टाइजमेंट में एग्जैक्टली कि अगर आप लोग ये फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना सर, फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट, ये फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट सर एक पेज का पर डे का 2.5 लाख 3 लाख का चार्जेस रहता है, स्पेशली जिसका सर्कुलेशन जितना ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस रहता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिकॉज उसका रीडर सबसे ज्यादा है ना, तो उसमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं तो दिखाता हूँ फ्रंट पेज का जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखे हो, ठीक है, फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर, ये फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट ये रहता है ना सर, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो भी फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट होगा उसका चार्जेस बहुत हाई फाई रहता है सर, 3 लाख 3.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द सिटी। जैसे सबसे ज्यादा मुंबई बैंगलोर में चलता है, कोलकाता में भी है, लेकिन बहुत हाई रेट चलता है। तो ये 2.5 लाख 3 लाख एक दिन का फ्लिपकार्ट अमेजन का एडवर्टाइजमेंट आता था, हम लोगों ने देखा सर, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि, और उसके साथ साथ छोटा बड़ा एडवर्टाइजमेंट तो है ही, ठीक है। तो दैट इज द मेन एरिया जहां से ये लोग कवर कर लेता है अपना कॉस्ट, और रीडर के लिए सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, ये मेन एरिया है। और बाकी जैसे कि हम ये आयन बताया, आयन का भी बोलना सही खराब नहीं है, वो भी सही बोल रहे हैं सर, पर यूनिट में उनका कॉस्टिंग कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली वही बात आया सर, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा है इसीलिए। अब एक बात मैं जो कर रहा था कि आनंद बाजार इतना कम पेपर दे के भी ज़्यादा दाम लेता है, बिकॉज आनंद बाजार का सेल्स उतना नहीं है जितना टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है। दैट इज द रीज़न कि आनंद बाजार पत्रिका को दाम बढ़ाना पड़ता है, पॉसिबल नहीं होता उनसे कॉस्ट मैनेज करना, ठीक है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो वो कॉस्ट मैनेज कर लेते हैं अदर वे से, इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया कर पाता है। तो ये जब आप लोग न्यूज़पेपर बिजनेस में अकाउंटेंट के लिए काम करोगे, कॉस्टिंग पे काम करोगे या फिर प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको और समझ आएगा। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है सर कि फिक्स कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले ज़्यादा रहेगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, और टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट भी पहले ज़्यादा फिर कम फिर हायर होगा। अब इसी पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट टेबल देख रहे हैं सर, टेबल, हेलो, Yes, sir. ओके। सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप मान के चलो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका पर यूनिट कॉस्ट है ये, ठीक है, सॉरी पर यूनिट, कितना यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट नहीं, आप टोटल 9 यूनिट बना रहे हो सर। टोटल फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट दो फिक्स्ड ही रहेगा ना सर, ये 10 सही है कि नहीं है सर? जितना भी यूनिट बना लो फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या? No, sir. तब तो फिक्स्ड है। जितना भी यूनिट बना लो, एक यूनिट 0 यूनिट बनाने का भी खर्चा उतना ही आएगा, एटलीस्ट प्लांट को ओपन करने का या फिर मशीन को चलाने का तो एक खर्चा है, तो वो खर्चा तो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी ना करो तो भी, ठीक है। दुकान है तो भाड़ा देना पड़ेगा, इफ यू हैव ए शॉप यू हैव टू पे रेंट, और रेंट फिक्स्ड रहता है। आप बोलोगे नहीं इस साल तो इस महीने तो मेरा कुछ सेल ही नहीं हुआ तो मैं रेंट नहीं दे सकता, तो क्या टेनेंट आपका जो लैंडलॉर्ड है आपका बात सुनेगा सर? क्या बोलेगा कि भाई दुकान छोड़ो? सही कि गलत? आप सेल नहीं कर पाई, ये आपका प्रॉब्लम है, ये लैंडलॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा सर। टीबीसी, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ टीएफसी और टीबीसी ये दोनों अमाउंट, अच्छा मान के चलते हैं सर चलो कि ये टीबीसी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है सर?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कैसे मिलता है, हम लोग अभी इसका फॉर्मूला देखे सर। टीवीसी का क्या फॉर्मूला है? टीवीसी एक्चुअली एवीसी, एएफसी और एवीसी मिलके बनता है, ठीक है। अच्छा, टोटल वेरिएबल को यहाँ पर कुछ बता नहीं था, एएफसी था, एबीसी था, एटीसी था। अच्छा, टीवीसी का एज सच हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे बना रहे हैं सर, टीबीसी को, कि एक यूनिट बनाने का खर्चा आपका 10% आ रहा है, वेरिएबल कर रहा है। अच्छा, 2 यूनिट का 18 आ रहा है। जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ेगा ना, आपका देखो सर, एक का कॉस्ट अगर 10% गिर रहा है, 2 का कॉस्ट 18, मतलब पर यूनिट बेसिस में अगर आप देखो तो कम हो जाएगा। थर्ड का कॉस्ट 24, फोर्थ यूनिट का 28, मतलब एक एक का 7, फिर 5 का 32। तो इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं और कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। बट नाउ पॉइंट इज दैट आपको टोटल कॉस्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टीएफसी और टीबीसी को ऐड करके टोटल आ जाएगा। हाँ सर, टीएफसी और टीबीसी, मतलब यहाँ पर आप इसको एएफसी एबीसी भी पकड़ सकते हो, लेकिन टीएफसी और टीबीसी को ऐड करके आपका टोटल आ जाएगा 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 66, 78। टोटल कर दो बस आ जाएगा। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो, जस्ट लुक एट एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करोगे सर एवरेज फिक्स कॉस्ट? बताएगा कोई मुझे? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा सर? total fixed cost by output. टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट, मतलब 10/1। हाँ सर, 10/0 कुछ नहीं होगा, 10/0 तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 10/1 10, 10/2 5। देख पा रहे क्या सब कोई? 10/1 10, 10/2 Yes, 5, sir. 10/3 3.33, 10/4 2.5। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। 10/5 2, इस तरह से आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। अब सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बता दो सर, इसका क्या फॉर्मूला था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था सर? बोलो। याद नहीं आ रहा है सर? बोलो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 कहां से आया, 9 कहां से आया, 8 कहां से आया? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट। हाँ एग्जैक्टली सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आउटपुट को डिवाइड करो। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, वेरी गुड विश्वजीत। 24 डिवाइडेड बाई 3 8, फिर 28 डिवाइडेड बाई 4 7। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला में फिर से एक बार चेक करो ना, एबीसी को, टीवीसी बाई क्यू, यही तो था। टीबीसी बाई क्यू ही तो था सर एबीसी का फॉर्मूला। स्नेहाशीष बोलते 25 ना तो হ্যাঁ স্যার। ऑल कैलकुलेशंस गुलो फटाफट बुझते 25 तो হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ओके। एबीसी का इसका क्या हो जाएगा सर? टोटल कॉस्ट 42, 42 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो रहा है? सॉरी मैं गलत बोला, 32 डिवाइडेड बाई 5, 32 डिवाइडेड बाई 5 6.4 होता है ना? यस सर। 38 डिवाइडेड बाई 6 6.33, फिर 46 डिवाइडेड बाई 7 6.57। इन दिस वे इसका भी 7 हो जाएगा, इसका 7.55 भी आ जाएगा। करके देखो, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ जरूरत पड़ने से। एक चीज आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो नेचर है इन दोनों का, इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे 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 कम होते गया सर। पहले बहुत हाई था, फिर धीरे 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 कम होता गया एज पर दी नेचर ऑफ एएफसी। बट एबीसी का नेचर अगर आप देखें, एबीसी का नेचर अगर आप देखें, पहले हाई था, फिर कम हुआ, फिर हाई हो गया 10 9 8 7 6, बट 6 के बाद फिर से 7। हाँ सर, फिर 7.55। पहले हाई था, फिर लोअर हुआ, फिर हाई हो गया। बट एएफसी धीरे 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 कम ही हो गया। एवरेज कॉस्ट सर ऐसा क्यों होता है? अरे सर रुको, बोलेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट, एएफसी प्लस एवीसी ना विश्वजीत। एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब, हाँ बोल, ये दोनों को ऐड कर देने से आ जाएगा।
total cost by output. टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट करने से भी आ जाएगा, देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट करो 20/1 20, लेकिन इसमें आएगा क्या? हाँ 28/2। हाँ वेरी गुड सर। टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी 28/2 14, और या फिर अगर आप एएफसी एबीसी को जोड़ोगे तो भी आ जाएगा ना, टीसी बाई क्यू करने से भी आएगा और एएफसी प्लस एबीसी करने से भी तो आएगा, Yes, sir. है ना सर। फॉर्मूला एक बार फिर से चेक करो, ये देखो हम लोग दोनों पढ़े थे। टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी करने से भी आपको, सॉरी नॉट दिस वन, एटीसी, टीसी बाई क्यू करने से भी आपको मिल जाएगा और एएफसी प्लस एबीसी करने से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब मार्जिनल sir. कॉस्ट का बात आएगा तब टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी आपको देखना पड़ेगा, याद रखिए सर। तो आई थिंक एसी भी समझ में आ गया, और एसी का भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट देखो, पहले हायर, फिर धीरे धीरे लोअर होता गया, फिर उसके बाद फिर हायर होता गया। हाँ सर, मार्जिनल कॉस्ट का कैरेक्टर क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशंस पहले बता दो सर, ये कैसे आया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। Change in output. हाँ मतलब आउटपुट। तो 10 से 20 का चेंज, लुक एट सर, मेरे हाथ पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 10 से 20 का चेंज आप लोग मुंह से बता दो कितने का चेंजेस है? 10 का। और 10, 0 से 1 का चेंजेस कितने का है? 1. 1। तो 10/1 10 सर। फिर नेक्स्ट वाला देखो, 20 से 28 का चेंज कितना? 8. और 1 से 2 का चेंज कितना? 1. 1। तो 8। समझ में आ रहा है सर? Yes. ओके ओके सर। तो इस तरह से 10 8 6 4 4 सब आ जाएगा सर, ठीक है। सेम टू सेम कैरेक्टर इसका, पहले हाई फिर लो फिर हाई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ सकता है बिजनेस पे। नाउ ये शॉर्ट रन कॉस्ट है, ठीक है। लॉन्ग रन में थोड़ा अलग बात आ सकता है, बट शॉर्ट रन कॉस्ट में ऐसा ही होता है सर। तो आई होप कि अगर आपके पास एटलीस्ट 3 डेटा रहेगा, ठीक है, तो आप ये पूरा, या फिर 2 डेटा भी रहेगा तो आप पूरा निकाल सकते हो। टीएफसी टीबीसी रहेगा तो आप पूरा का पूरा डेटा कैलकुलेट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा सर, आप लोगों को नोट में शेयर करूंगा, जिनके पास नहीं है आप घर पे जरूर टेबल को एक बार फिर से गो थ्रू करें, ठीक है। घर में टेबल को फिर से एक बार गो थ्रू करें और ये कैलकुलेशन एक बार जरूर दिमाग में रख ले, और उसमें एसी एमसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला को एक बार जरूर दिमाग में रिवाइज कर ले। नाउ पॉइंट इज सर, पॉइंट क्या है? बात को मैं पहले बोलते जा रहा हूं, फिर मैं कॉज भी बताऊंगा ना सर। ये पहले बढ़ना फिर घटना, क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर? रिलेशनशिप बिटवीन एसी एमसी पहले देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। फ्रॉम द फिगर गिवन फॉलोइंग रिलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। एमसी एंड एसी बोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टीसी। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही हम लोग टीसी से कैलकुलेट किए ना अभी। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों कैलकुलेशन टीसी के थ्रू से ही हुआ ना? Yes, sir. पहला बात, एसी और एमसी का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो एसी एमसी के रिलेशनशिप में मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों टीसी से कैलकुलेट हो सकता है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तब मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करता है। कैसे? ये देखो सर, एवरेज कॉस्ट भी फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल कर रहा है, बट एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में कौन ज्यादा है? एवरेज कॉस्ट हायर है सर। ये वाला लाइन एवरेज कॉस्ट को डिनोट करता है। स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट हायर पोजीशंस पे है, मार्जिनल कॉस्ट लोअर पोजीशंस पे है, बट आफ्टर दैट जब एसी राइज करेगा, मतलब एवरेज कॉस्ट राइज करता है, तब मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो राइज। ये भी राइज कर रहा है, ये भी राइज, ये भी राइज, दोनों राइजेस है, बट इस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट हायर है सर, एवरेज कॉस्ट लोअर है। क्या आप लोगों को देखा? आप लोगों ने ये चीज देख पा रहे सर काब से? बोलो सर, आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. When average cost is minimum, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, एवरेज कॉस्ट मिनिमम मतलब दिस इज द पॉइंट सर, देख पा रहे सर आप? ये है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम एरिया। जिस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा उस पॉइंट में एसी और एमसी इक्वल होगा। ये जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है सर, ठीक है, एसी इक्वल्स टू एमसी जहां हो रहा है। इन द अदर वर्ड्स,
MC curve cuts to AC. MC curve cuts to AC curve at its minimum point. Marginal cost curve एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट में काटता है. इसको बोलते हैं सर ऑप्टिमम पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं सर? ऑप्टिमम पॉइंट. मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट में कट करेगा. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट. सर इसको याद रखने का मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपको अभी बताऊंगा. देयर आर ऑल्सो सम एबनॉर्मल सिचुएशंस. एक एबनॉर्मल सिचुएशंस होता है जब AC फॉल करता है, दैट इज एवरेज कॉस्ट फॉल करता है एंड MC राइज करता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट राइज करता है. इन द फिगर गिवन फ्रॉम A टू E, A से लेके E में अगर आप देखें, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट फॉल किया बट मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है फ्रॉम B टू E. इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता सर रियल लाइफ में. इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता कि एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा, मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा. ये नॉर्मल बात है. बट ऑपोजिट कभी नहीं होगा कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा और एवरेज कॉस्ट राइज करेगा. ऐसा कभी नहीं होगा. ये जो कंडीशंस है ना, ये कभी ऐसा नहीं होता है सर. सर अब मुझे आप लोग एक चीज बता दो सर कि सर ऐसा जो होता है ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका पूरा एनालिसिस इस नीचे वाला टेबल में है सर. स्टार्टिंग में AC ग्रेटर देन MC, फिर AC डिक्रीजेस, MC ऑल्सो डिक्रीजेस. उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब AC और MC इक्वल हो जाएगा और AC अपना मिनिमम पॉइंट में रहेगा. और उसके बाद AC मतलब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से नीचे चला जाएगा और बोथ इंक्रीज करेगा. अब ये तो था सर बेसिकली टेबल और टेबल का मैथ्स. मतलब बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिक्स फॉर्म हुआ सर. ये जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स. नाउ इसका रियलिटी क्या चेक है? इसका रियलिटी चेक भी बता दो ना. इसका रियलिटी चेक कुछ ऐसा होता है सर कि कोई भी बिजनेसमैन अपना कॉस्ट को धीरे धीरे कम करना चाहेगा. बात सही की गलत? कोई भी बिजनेसमैन अपना कॉस्ट को धीरे धीरे कम करना चाहेगा. अब लोगों मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया. न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बात किया. न्यूज़पेपर जब स्टार्टिंग में कोई चालू करेगा ना सर, क्या उसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा रहेगा? प्लीज टेल मी. नो सर. जब कोई बिजनेस स्टार्टिंग होता है, सपोज मानो कि विश्वजीत एक न्यूज़पेपर निकालना चाहता है. हाँ विश्वजीत निकालेगा. मुजफ्फरपुर टाइम्स चलेगा? यस सर चलेगा. तो विश्वजीत मुजफ्फरपुर टाइम्स निकल रहा है. अरे मुजफ्फरपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया है, लेकिन मुजफ्फरपुर टाइम्स है क्या? नहीं, ऐसा कोई पेपर. फेसबुक पेज. फेसबुक पेज है? यस. अच्छा ठीक है. तो मुजफ्फरपुर टाइम्स बोल के विश्वजीत एक पेपर निकालना चाहता है. बहुत बढ़िया विश्वजीत, निकाल. अब विश्वजीत तू बोल कि तू आज पेपर निकालेगा तो तेरा सर्कुलेशन तो इतना नहीं होगा. मान के चलते हैं कि 100 लोग तेरा पेपर खरीद रहा है, ठीक है. लेकिन जितना धीरे धीरे तेरा पेपर सर्कुलेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से तू अपना बिजनेस का प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा. यस सर. है ना. अब जैसे जैसे तेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से तेरा कॉस्ट भी कट होता जाएगा. यस सर. ये जो भी न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये एक दिन में बन गया सर? नहीं सर, बहुत समय लगा एक न्यूज़पेपर बिजनेस को खड़ा करने में. स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई रहेगा, चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो. आप लोगों को मैंने कितना सारा ग्राफ तब से दिखा रहा हूँ, सारा का सारा, चाहे वो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो, एक सिंपल का ग्राफ से ही दिख रहा है आपको. कोई भी कॉस्ट पहले हायर रहेगा. एवरेज फिक्स कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एवरेज टोटल कॉस्ट हो, स्टार्टिंग में सारा का सारा कॉस्ट हायर. फिर हर बिजनेस में एक टाइम आएगा जब वो सबसे मिनिमम पॉइंट अचीव करेगा. होगा कि नहीं होगा सर? मिनिमम पॉइंट अचीव करेगा कि नहीं करेगा? कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट अचीव करना बिजनेस का सबसे एंजॉयबल डे है. यस और नो? कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट अचीव करना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे सक्सेसफुल टाइम है. यस और नो? यस सर. यस ना. स्नेहाशीष आयन, आप लोगों को क्या लगता है, सही कि नहीं? एकदम सर. है ना. नाउ पॉइंट इज दैट कि सर फिर बढ़ता क्यों है? कोई मुझे बता सकता है सर? कम होना ठीक है, धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ा तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. लेकिन पॉइंट इज दैट सर ठीक है, सब समझ में आया सर, बढ़ता क्यों है? चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, इंक्रीज क्यों करेगा? एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट. शॉर्ट रन में तो फिक्स कॉस्ट में चेंजेस नहीं होगा, लॉन्ग रन में होगा.
बढ़ेगा क्यों? So bad management. बैड मैनेजमेंट। স্যার কাস্টমার বাড়লে তো তো স্যার মানে এরিয়াও বেড়ে যাচ্ছে, তো ট্রাভেলিং কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, ওই জন্য সেখান থেকে হচ্ছে। सर नहीं सर, कस्टमर बढ़ना बड़े बिजनेस के लिए हमेशा एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। दे आर ऑलवेज हैप्पी कि उनका और सर्कुलेशंस बढ़े। बट मेन रीजन अगर कुछ है ना, दैट इज अगर मैं आपको बताऊं कि हर बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। जैसे एक सिंपल बताते हैं कि न्यूज़पेपर के सर्कल में ही अगर हम देखें आपको कि पहले इतना सारा पेपर नहीं होता था, ठीक है। जैसे अगर मैं बंगाली में देखूं, आप लोगों को क्या लगता है कि बंगाली न्यूज़पेपर में आनंदबाजार पत्रिका को कौन टक्कर दे रहा है अभी? বর্তমান वर्तमान सबको यही लगता है हम्म आनंदबाजार पत्रिका को वर्तमान टक्कर दे रहा है। वर्तमान का रीडरशिप पहले से ही था सर। वर्तमान काफी दिनों से आनंदबाजार को टक्कर दिया है, मतलब एक्चुअली वरुण सेनगुप्ता जो वर्तमान का वो मतलब बेसिकली एडिटर था, बेसिकली आनंदबाजार का एडिटर था सर। वर्तमान भवन आप लोग जानते हो ना सर, साइंस सिटी के पास वर्तमान भवन, देखिए ऑफिस देखिए वर्तमान का। नो सर। चलो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका वर्तमान भवन, साइंस सिटी के पास है। यस, दिस इज द बिल्डिंग, ये देख रहे हैं सर। ये वर्तमान भवन का मतलब, हाँ দেখেছি এবার চিনতে পেরেছি। हाँ हाँ देखा सर, ये साइंस सिटी के आईटीसी सोनार बांग्ला के पास है, स्प्रिंग क्लब के बगल में, ठीक है। इनका जो चीफ एडिटर था, इनका चीफ एडिटर था सर वरुण सेनगुप्ता, ठीक है, वरुण सेनगुप्ता। ये बेसिकली ये देखो सर, वरुण सेनगुप्ता द फाउंडर एडिटर ऑफ वर्तमान न्यूज़पेपर, ठीक है, वाज अ बंगाली जर्नलिस्ट एंड पॉपुलर पॉलिटिकल क्रिटिक्स। पहले आनंद बाजार में ही काम करते थे, उसके बाद इन्होंने वर्तमान को बनाया। तो ऑब्वियसली आनंद वर्तमान ने आनंद बाजार को टक्कर दिया। बट रिसेंट ट्रेंड में एक बिजनेस आया, लेकिन वर्तमान का अपना अलग लीडरशिप एक अलग से बन गया था। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट एक पेपर रिसेंटली आया सर, टाइम्स ग्रुप का ही एक बंगाली वर्जन, आई होप यू ऑल नो सर, এই সময়। Yes, sir. यही समय का जो पेपर का जो सिस्टम है, ये मेरा पर्सनल मानना है, आई डोंट नो कि मैं कितना सही हूँ इस मैटर पे। बट यही समय आने के बाद कुछ लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा नॉलेज के कारण मतलब बहुत सारा डिटेल्स का खबर मिलता है। जैसे कि आनंद बाजार और वर्तमान में देखो तो आनंद बाजार में ज्यादा डिटेल्स, बहुत सारा अलग अलग कंटेंट एरिया रहता है कंपेयर टू वर्तमान। तो यही समय वो वाला जगह ले रहा है जो कुछ रीडर को यही समय में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं सर कंपटीशन का, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन का। समय के साथ साथ अगर अपना मार्केट को आप बना नहीं पाते हो, समय के साथ साथ अगर आपका मार्केट कहीं ना कहीं खराब होता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस बिजनेस को, फिर उसका कॉस्ट बढ़ जाता है सर। ऐसा आप न्यूज़पेपर एक्सेल छोड़ के दूसरा बिजनेस पे भी आप ऐसा एग्जांपल देख सकते हो। नोकिया बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के जानने के लिए। एक टाइम था कि जब नोकिया बेस्ट लेवल ऑफ ऑप्टिमम कॉस्टिंग मैनेज कर पाता था, बिकॉज नोकिया छोड़ के कोई दूसरा फोन कंपनी नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में नोकिया एंड्रॉयड सेक्टर में अपने आप को उस तरह से नहीं बना पाया। तो उसका ऑब्वियसली आप लोगों को क्या लगता है, क्या नोकिया जब नॉर्मल कीपैड फोन में जो एंजॉय करता था, क्या स्मार्टफोन में वो वाला लेवल एंजॉय कर पा रहा है? No, sir. नो सर। बात समझ में आया ना सर? दिस आर दी सम बेसिक रीजन कि हर बिजनेस का वो सबसे मिनिमम पॉइंट अचीव करना उस बिजनेस का सबसे बड़ा। अब ये डिपेंड करता है कि सर किस बिजनेस का वो दिन कब आएगा। किसी का 100 साल बाद भी आ सकता है, किसी का 2 साल बाद भी आ सकता है, किसी का 10 साल बाद भी आ सकता है। इट्स डिपेंड कि आपके बिजनेस को टक्कर देने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कभी एयरटेल और वोडाफोन सोचा था कि कभी उनका मार्केट लेने के लिए भी कोई आएगा? कौन No, लिया sir. सर? एयरटेल और Reliance. जियो एयरटेल और वोडाफोन का मार्केट को लेने कौन आ गया सर? जियो जियो। अब बोलो एयरटेल वोडाफोन, एयरटेल का सब्स्टिट्यूट कौन सोच पाया था सर? कोई नहीं सोचा था। आइडिया आया था बट टक्कर नहीं दे पा रहा था। फिर लास्ट में वोडाफोन आइडिया मार्ज हो गया जियो को टक्कर देने के लिए। क्या बन गया सर? वी। कैन यू इमेजिन सर?
अब बिजनेस है, कंपटीशन चलेगा, दे ऑल आर प्लेयर्स, कभी ये रन करेगा तो कभी वो रन करेगा, बट हम लोग का क्या है सर, वी आर कस्टमर, एंजॉय करते हैं ना, जितना कंपटीशन बना रहेगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा। हाँ, जियो को मोनोपोली क्रिएट करने के लिए फाइन किया, तो जियो ने जो शुरू में इतना डिस्काउंट पॉलिसी यूज किया, ठीक है, फ्री में सिम बांटा, 6 मंथ्स तक डेटा दिया, हाँ सर, 6 मंथ्स डेटा फ्री दिया, डेली 2 GB 1.5 GB करके। इसके कारण जब एयरटेल और वोडाफोन का जो बिजनेस में खराबी आया, उसके लिए एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, और उसके कारण जियो को बाद में, अभी आप लोगों को पता है जियो से नॉन जियो जो होता था, जियो बोला था ऑल कॉल फ्री, अभी जियो नॉन जियो के लिए चार्जेस लेता है ना सर? हट गया, हट गया, जियो से नॉन जियो अभी फ्री है कि चार्जेबल है? हट गया, फ्री है। अभी फिर से हट गया, मतलब यूं क्यों हटाया बोलो तो, वो सर्टेन पेनल्टी था, वो सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी लगाया था मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, इसलिए बीच में उनको जियो से नॉन जियो का जो चार्जेस देना पड़ा था, वो चार्जेस लगा के सुप्रीम कोर्ट उसका पेनल्टी लगाया, ताकि उसका सेल्स में कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये सब कंपटीशन कमीशन का काम है सर, ठीक है, तो ये सब देखने के लिए है कंपटीशन लेवल का, लेकिन दीज आर ऑल रीजंस कि बिजनेस में चेंजेस आता है इस तरह से। आई होप सर समझ में आ रहा होगा प्रैक्टिकली कि क्यों बिजनेस में पहले आप फिर डाउन फिर आप, ऐसा होता है। समझ में आया सर? बोलो सर, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एवरेज कॉस्ट पहले गिरेगा, फिर अपने मिनिमम में पहुंचेगा, फिर इंक्रीज होगा, लेकिन स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट हायर रहेगा और मार्जिनल कॉस्ट लोअर रहेगा। जिस पॉइंट में दोनों कट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और एमसी और एसी इक्वल हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट ही हमेशा नीचे से एवरेज कॉस्ट को काटता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा और ज्यादा करूंगा, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इमेज दे के आज का क्लास में कंप्लीट करूंगा। सर आप लोग बाहुबली और कटप्पा जानते हो सर? यस Yes, सर। sir. ये कहानी मेरे से पहले सुने हो क्या? यस सर। विश्वजीत सुना है सर? ये वाला इमेज देखना सर, देख पा रहे सर आप लोग? कटप्पा बाहुबली को नीचे Yes, से sir. मार रहा है सर, देख रहे हैं सबको ही? Yes, sir. कटप्पा बाहुबली को नीचे से मार रहा है, तो बाहुबली कौन है और कटप्पा कौन है हमारे एग्जाम्पल में? कटप्पा एमसी और बाहुबली है एटीसी। एवरेज कॉस्ट। हाँ सर, बाहुबली है एवरेज कॉस्ट और कटप्पा है मार्जिनल कॉस्ट। देखो सर एकदम सेम टू सेम एंगल है, जो एंगल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. हाँ सर, ये इमेज और मस्त लग रहा है। कटप्पा हमेशा बाहुबली को नीचे से कट करता है, वही किया, कट किया। तो मैं तो इस थ्योरी का एक अलग नाम ही दिया सर, मेरा पर्सनल इनोवेशन है कि दिस इज कटप्पा बाहुबली थ्योरी। याद रहेगा सर? कटप्पा Yes, बाहुबली थ्योरी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करेगा, हमेशा यही होता है, कभी इसका उल्टा नहीं होगा। बिकॉज जैसे कि हम लोगों को पता है, हमेशा कटप्पा ही बाहुबली को मारेगा, बाहुबली कभी कटप्पा को नहीं मारेगा, एज पर दी स्टोरी, ठीक है। बाहुबली कभी कटप्पा के शरीर पे हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन कटप्पा जो है वो अपने मतलब राजाओं के प्रति जो उनका जो सम्मान है गद्दी के प्रति, कि राजा जो बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, इसलिए कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा। जिसको वो पाला पोसा बड़ा किया उसको मारना पड़ा। ये स्टोरी था बेसिकली, बाहुबली दी बिगिनिंग एंड बाहुबली दी कंक्लूजन। देखा सर आप लोगों ने? हाँ सर, देखा आप लोगों ने स्टोरी? चलो सर, Yes, sir. वेरी गुड सर। तो याद रहेगा ना सर ये वाला एसीएमसी का रिलेशनशिप? Yes, sir. वेरी गुड सर। अब Yes. नेक्स्ट दिन इसी स्टोरी से कंटिन्यू होगा। बाहुबली कटप्पा के बीच में भल्लाल देव भी आएगा, बाहुबली और कटप्पा के बीच में भल्लाल देव भी आएगा। भल्लाल देव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं नेक्स्ट दिन लाऊंगा सर भल्लाल देव को। तो वो भल्लाल देव इधर से आ जाएगा सर। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप जानेंगे। उसके बाद कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया है, एबीसी एटीसी एमसी का यू शेप्ड क्यों होता है, ठीक है, उसका क्या रीजन है, ये सब यू शेप्ड क्यों होता है, उसके साथ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप, ठीक है। एंड उसके बाद ये कटोरा शेप क्यों बनता है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट में भी मुझे डिस्कस करना है, जिसको एनवेलप कार्व भी बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। नेक्स्ट क्लास में ये बाकी 3 सिस्टम पे आप लोगों के साथ मेरा बात बनेगा सर, एवरेज कॉस्टिंग में, ठीक है।
तो तब तक जिन लोगों का पिछला क्लास मिस है मुझे थोड़ा पिन कर दो सर क्लास भेजने के लिए, मैं उनको शेयर करता हूं और आप लोग घर में वो क्लास को एक बार रिवाइज करो। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया। हाँ सर, आया ना सर Yes, सबको? sir. यस सर। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है। जिनका पुराना क्लास मिस है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, मुझे थोड़ा पिन कर दो सर भेजने के लिए, मैं भेज देता हूँ। और आयन स्नेहाशीष को मैं रिकमेंड करूंगा, विश्वजीत सभी को, कि इस मैट के पीछे जो भी सवाल है ना उसको प्लीज ट्राई करो, ঠিক আছে? 100 আমাকে আরেকবার পাঠিয়ে দেবেন যদি ওকে, আমি না আমি পারেন। পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা পিন করে দেন না, এটা আমার জাস্ট ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে এটা পিন করে দেন। ঠিক আছে ঠিক আছে এখন Okay. করে দিচ্ছি। আচ্ছা করে দেন প্লিজ, আমি কোশ্চেন প্রিন্ট করে প্র্যাকটিস নিচ্ছি স্যার। ওকে कर दे। Sir, हाँ, बोल। এটা পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো, ম্যাটটা তো ম্যাট পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ওকে স্যার, Yes, sir. ওকে টাটা, Bye, sir. বাই স্যার। বাই, টাটা স্যার, Bye, sir. বাই। Bye, sir.